नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक पात्रता परीक्षा जिसका आयोजन 15 और 16 अक्टूबर किया गया था। 4 शिफ्टों में ये परीक्षा आपकी हुई थी, 15 की सुबह और शाम और 16 की सुबह और शाम। उम्मीद है कि आप लोगों ने प्रॉपर परीक्षा दी होगी, अच्छे से परीक्षा दी होगी और लगभग आप सभी लोग का पेपर जो है मान के चलिए वो अच्छा हुआ होगा। इतना मैं उम्मीद करता हूँ, उम्मीद नहीं बल्कि पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप लोगों ने जो भी पिछले 8 से 10 क्लास में जो आपके लाइव सेशंस आपके हुए थे, जो भी आपके वीडियोज मैंने आपको दिए थे, इस परीक्षा को ध्यान में रखकर 10 कदम श्रृंखला हो चाहे लाइव सेशंस आपके हों, इनमें जितने भी प्रश्नों को सॉल्व कराया गया था लगभग मान के चलिए मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिले हैं। और इस बात को मैं नहीं कहूँगा बल्कि आप खुद पेपर सॉल्व किए होंगे और आपका अंतर्मन इस चीज़ को कह रहा होगा, है ना। इन्हीं प्रश्नों को जो मैंने 4 शिफ्टों का अध्ययन किया, 15 और 16 तारीख को जो भी एग्जाम आपके हुए और इन 4 पेपरों का मैंने अध्ययन किया। मैंने जो भी ज्योग्राफी और ईवीएस प्लस यूपी स्पेशल से जो भी प्रश्न आपके बने हैं उनको मैंने यहाँ पे नोट किया है स्मृति के आधार पर, है ना। और यहाँ पे तो 60 में लिखा गया है, नंबर में आपको 13-14 प्रश्न आपको दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन हर शिफ्ट में चारों शिफ्ट में जो है आपका जीएमटी से क्वेश्चन पूछा गया है, चारों शिफ्ट में आपका भारत के पड़ोसी देशों से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और वह ऐसे प्रश्न थे जिनकी चर्चा जो है आपकी निश्चित रूप से लाइव क्लासेस में आपकी हुई थी या फिर कह लीजिए जो 10 कदम श्रृंखला है उसमें आपकी हुई थी, है ना। एक छोटा सा ये एनालिसिस वीडियो आपका होगा, यानी इस परीक्षा में जितने भी प्रश्न आपके आए हैं और इनके आगे पीछे जितने भी प्रश्न आपके बन सकते हैं 10 से 15 मिनट में मैं आपको यहाँ पे चीज़ें बताऊंगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि यहाँ पे जो आपने गलतियाँ की हैं वो भविष्य में अगर यही प्रश्न अगर आपका रिपीट किया जाए तो आपसे गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, या इन प्रश्नों के आगे पीछे कोई प्रश्न अगर पूछा जाता है वह आपका गलत नहीं होना चाहिए, है ना। देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था मॉर्निंग शिफ्ट का, ये क्वेश्चन है। अब किस शिफ्ट में आया था ये तो मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि चारों शिफ्ट में कोई ना कोई आपको कहीं ना किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा, है ना। प्रॉपर आप इसको आप मिला के देखिएगा। पहला प्रश्न आपका दिया गया है किस देश के साथ भारत की स्थलीय सीमा सबसे अधिक लंबी है ना। आपके सिलेबस में भारत के पड़ोसी देश, है ना, टॉपिक है और इस टॉपिक से लगभग हर सीरीज में या हर शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया है। एक शिफ्ट में आपसे पूछा गया था कि किस देश के साथ भारत की स्थलीय सीमा सबसे अधिक मात्रा में स्पर्श करती है, मैंने आपको बताया है बांग्लादेश, है ना। बांग्लादेश के साथ भारत की स्थलीय सीमा सबसे अधिक लंबी है। आज बांग्लादेश पूछा है, हो सकता है आज के पेपर में बांग्लादेश का नाम पूछा गया है, हो सकता है कि आपसे पूछा जाए किसी और पेपर में कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, या किस देश के साथ भारत की स्थलीय सीमा सबसे कम स्पर्श करती है, या पर्टिकुलर लंबाई पूछ दी जाए। बात वही है, पड़ोसी देश आपका सिलेबस में है तो निश्चित रूप से जितने भी 7 या 8 पड़ोसी जो भी आपके पड़ोसी देश है इनके साथ लंबाई कितने राज्य स्पर्श करते हैं वो ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। सबसे निकाल देख लेते हैं। भारत की स्थलीय सीमा की जो कुल लंबाई है वह 15,200 किलोमीटर है, 7 देशों को स्पर्श करती है। सर्वाधिक लंबाई बांग्लादेश के साथ कितनी है तो लगभग 4,096 किलोमीटर। सबसे कम लंबाई आपकी अफगानिस्तान के साथ है 106 किलोमीटर, है ना। अगर आपसे पूछा जाए कुछ महत्वपूर्ण विभाजक रेखाएं, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में, शून्य रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच में, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में, और एक याद रखिएगा डुरन रेखा जो कि वर्तमान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। तो ये भारत के पड़ोसी देश और उनके साथ स्पर्श करने वाली जो सीमाएं हैं, जो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं उसके बारे में। आज बांग्लादेश पूछा गया है, इससे पहले जो आपका लास्ट ईयर जो आपका पेट का एग्जाम हुआ था उसमें नेपाल के साथ कितने देश स्पर्श करते हैं वो आपसे पूछा गया था 5। अब की बार में पूछा गया है, एक शिफ्ट में पूछा गया है कि किस देश के साथ भारत की स्थलीय सीमा सबसे अधिक लंबी है, बांग्लादेश। और दूसरी शिफ्ट में आपसे पूछा गया कि बांग्लादेश के साथ कुल कितने राज्य स्पर्श करते हैं, 5, है ना। 5 राज्य स्पर्श करते हैं, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी, है ना। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहाँ पे दिया गया भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश। किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन था कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा मैं आपको बता दे रहा हूँ, लक्षद्वीप, है ना। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। ये तो प्रश्न की बात हो गई। किसी शिफ्ट में ये पूछा गया प्रश्न और किसी शिफ्ट में आपसे पूछा गया था कि लक्षद्वीप की राजधानी क्या है। ये भी किसी शिफ्ट पेपर आपका आया था। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, कावारत्ती।
कहने का मतलब यह है कि केवल लक्षद्वीप, केवल प्रश्न ही का उत्तर आपको नहीं जानना है, बल्कि लक्षद्वीप के इर्द गिर्द जितने भी प्रश्न आपके आगे पीछे बन सकते हैं उसको देख लीजिए, है ना। लक्षद्वीप की अगर बात करिएगा, भारत का सबसे कम क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित प्रदेश है, भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है, और याद रखिएगा भारत का पहला या सबसे पहला जैविक केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाएगा तो भी आपका क्या होगा, लक्षद्वीप होगा, है ना। दो चीज हो गई। लक्षद्वीप कैसा द्वीप है, मूंगा निर्मित, प्रवाल निर्मित द्वीप का उदाहरण है। और सबसे ज्यादा प्रश्न जो आपसे पूछा जाता है, लक्षद्वीप में कुल कितने आपके द्वीप हैं, 36 द्वीप जो है आपके होंगे इसमें, और कावारती इसकी जो है राजधानी है। लक्षद्वीप से संबंधित 2 चैनल अगर अक्सर आपसे पूछे जाते हैं, याद रखिएगा 8 डिग्री चैनल, है ना, 8 डिग्री चैनल और 9 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के बीच में, और 9 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में स्थित है ना। तो इतनी चीजें लक्षद्वीप से अगर प्रश्न बनता है, अगर इतनी चीजें अगर आप याद रखते हैं तो आगे आने वाली किसी भी एग्जाम में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, है ना। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, विश्व में कुल कितने टाइम जोन है। विश्व में किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व में कुल कितने टाइम जोन है। तो प्रश्न का उत्तर पहले देख लीजिए। प्रश्न का उत्तर आपका क्या है, 24 समय जोन है आपके पूरे विश्व में, है ना। ये तो प्रश्न का उत्तर हो गया। टाइम जोन और ग्रीनविच रेखा ये आपके सिलेबस में था, है ना, यह आपके सिलेबस में था, टाइम जोन और समय रेखा। और हर शिफ्ट में, चारों शिफ्ट में जो है जीएमटी से प्रश्न आपसे पूछा है। किसी पेपर में आपसे पूछा गया था जीएमटी का फुल फॉर्म, है ना। जीएमटी का फुल फॉर्म क्या होता है, जीएमटी का फुल फॉर्म होता है ग्रीनविच माध्य समय रेखा, है ना, या इसी को अंग्रेजी में आप कहते हैं ग्रीनविच मीन टाइम। एक पेपर में ग्रीनविच का फुल फॉर्म पूछा गया है, वहीं दूसरे शिफ्ट में किसी में पूछा गया था कि जीएमटी से भारत का समय कितना आगे है। जीएमटी से भारत का समय, इलाहाबाद का समय कितना आगे है, 5.5 घंटा, है ना, 5.5 घंटा। वहीं तीसरे किसी शिफ्ट में आपसे पूछा था कि भारत की मानक समय रेखा कौन सी है, उसका मान आपसे पूछा था 82.5, है ना, 82.5 डिग्री ईस्ट जो इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है, वह आपका भारत का मानक समय रेखा है। और भारत का समय इंग्लैंड के समय से या जीएमटी से कह लीजिएगा कितना आगे है, 5.5 घंटा। देखिए 4 शिफ्ट है, चारों में आपसे पूछा गया। एक में आपका 82.5 पूछा है, एक में 5.5 घंटा पूछा है, एक में जीएमटी का फुल फॉर्म पूछा है, और एक में आपका जो है टाइम जोन पूछा है ना। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर सेक्शन में आपको क्वेश्चन बनता है। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, भारत का स्कॉटलैंड और श्वेत शहर। भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है कुर्ग, भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है कुर्ग को। और वहीं अगर श्वेत शहर की बात करिएगा, राजस्थान में एक शहर आपका पड़ता है उदयपुर, है ना, राजस्थान में एक शहर आपका पड़ता है उदयपुर। ये जो है श्वेत शहर के रूप में जाना जाता है, कारण यहाँ पे संगमरमर का काम जो है ज्यादा होता है, मार्बल सिटी के रूप में भी इसे आप जानते हैं, है ना। उदयपुर में ही एक खान है जावर की खान बहुत ही फेमस खान है, किस खनिज से रिलेटेड है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, है ना। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय निकाय, विश्व का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय निकाय आपसे पूछा गया है। जब मैं कंपैरिजन वीडियो में आपको पढ़ा रहा था या ऑफलाइन क्लासेस में विश्व की झील और भारत की झील का कंपैरिजन क्लास मैंने लिया था, वहां पे मैंने एक आपको बताया था कैस्पियन सागर, है ना। कैस्पियन सागर झील लिखा जाता है कैस्पियन सागर, लेकिन वास्तव में ये सागर नहीं है, बल्कि क्या है, एक झील है, एशिया और यूरोप महाद्वीप के बीच में विभाजक का कार्य करता है, और साथ ही विश्व की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय निकाय है या विश्व की सबसे बड़ी झील है, और खारे पानी की झील है, ये भी आपको ध्यान देना होगा, है ना। इतनी चीजें कैस्पियन सागर बात हो गई। आज कैस्पियन सागर पूछा गया है, हो सकता है कि आने वाले किसी एग्जाम में आपसे सुपीरियर झील के बारे में पूछ दिया जाए, जो कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। हो सकता है विश्व की सबसे गहरी झील आपसे पूछ दिया जाए, बैकाल झील रूस में, या ऐसे भी हो सकता है कि विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली झील आपसे पूछ दिया जाए, जो कि वान झील है आपका तुर्की में। तो सब चीज है पेट में, यही चीज है कि टॉपिक आपका क्लियर है। टॉपिक को जितनी अच्छी से आप पढ़ते हैं, इर्द गिर्द जितना भी प्रश्न आपका बनेगा, आपसे गलत होने के चांसेस आपके नहीं होंगे, है ना। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, पोलैंड की मुद्रा। पोलैंड की मुद्रा जलोटी। पोलैंड की मुद्रा क्या है, जलोटी है। और यहाँ की राजधानी अगर आपसे पूछा जाता है तो वार्ता बताइएगा।
पोलैंड किस महाद्वीप का देश है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और साथ ही साथ पोलैंड और जर्मनी के बीच में कौन सी विभाजक रेखा है, उस रेखा का नाम भी आप मुझे बताएंगे, है ना। अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी आपसे पूछा गया है। अब अरावली, मुझे लगता है कि जितने जब पर्वत का कंपैरिजन आपका चल रहा था, वर्ल्ड के पर्वत, विश्व के पर्वत और भारत के पर्वत, उसमें मैंने अरावली के बारे में बताया था, अरावली के बारे में बताया था, नीलगिरी के बारे में बताया था, सतपुड़ा के बारे में बताया था, है ना। तो अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम गुरु शिखर। अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गुरु शिखर है, 1722 मीटर है। लोकेशन पूछा जाए तो कहाँ पे होगी? सिरोही राजस्थान में, है ना। सिरोही राजस्थान में जो है इसकी लोकेशन है, अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। आज अरावली पूछा गया है, हो सकता है कल आपसे पूछा जाए दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? अनाईमुडी। नीलगिरी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है? दोदा बेटा, है ना। तो पर्वत चोटियों को तो आपको हर हालत में याद रखना ही है। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जितनी भी पर्वत चोटियां हैं उनकी लोकेशन और वह किस पर्वतमाला से रिलेटेड है, यह आपको याद रखना ही होगा, है ना। अगला आपसे पूछा गया है भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट केटू कहिए या इसी को आप गार्डविल ऑस्टिन भी कहते हैं, है ना। भारत के सबसे समीपवर्ती दो द्वीपीय देशों का नाम बताना है। समीपवर्ती दो द्वीपीय देश आपसे पूछे गए हैं, एक का नाम है श्रीलंका, एक का नाम है श्रीलंका और दूसरा का नाम है मालदीव। किस स्थान पर सर्वाधिक तापांतर मिलेगा? 4 ऑप्शन में स्थान दिया गया था और पूछा गया था दिन और रात के तापमान में सबसे अधिक अंतर कहाँ पाया जाता है? तो थार डेजर्ट बताइएगा, थार मरुस्थल, रेगिस्तान में, है ना। रेगिस्तान में आपका तापांतर अधिक होगा, दिन का तापमान उच्च रहेगा और रात का तापमान क्या रहेगा? निम्न रहेगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे। हालांकि इनकी संख्या 10 से 12 आपको दिखाई दे रही है। लगभग हर प्रश्न को आपका या उस प्रश्न के इर्द गिर्द जो है हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब एक शिफ्ट में मान के चलिएगा कि लगभग 7 से 8 क्वेश्चन जो है आपके मिले हैं। पर्टिकुलर यूपी स्पेशल, पर्टिकुलर जो आपका है यहाँ पे ये यूपी स्पेशल हो, चाहे ज्योग्राफी हो और चाहे आपका ईवीएस हो, तो 7-8 मान लो, एक मान के चलिए तो 8 चौके 32, है ना। लगभग 30 से 32 क्वेश्चन आपके जो हर शिफ्ट से मिले हैं, जितना आपने पढ़ा था। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे और प्रॉपर इस वीडियो को देखने के बाद आप वास्तविकता से परिचित होइएगा, पेपर मिलाइएगा, ठीक है ना। तैयारी में लगे रहिए। अभी भी बहुत ही संभावनाएं आपके अंदर विद्यमान है। एक पेपर बीता है लेकिन बिल्कुल भी आपको जो है होपलेस नहीं होना है, ठीक है। जितने भी नंबर्स आप पा रहे हैं, जितना भी आपका आ रहा है, उसको मान के आगे की तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि बीच में अगर आप ब्रेक करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी तैयारी क्या होगी? प्रभावित होगी। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।